हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोगों ने प्रिज्म की थ्योरी पढ़ ली है और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी हमने किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ जेई एडवांस के पूछे हुए कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये जेई एडवांस 2016 में आया है। क्वेश्चन है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फ़ा ऑन द साइड पी क्यू, ये पी क्यू साइड है, ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म। दिस एंगल इज 90 डिग्री। प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया गया है। लाइट अंडरगोज TIR एट द फेस PR, इस फेस पे लाइट रे TIR कर रही है। व्हेन अल्फा हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री द एंगल ऑफ प्रिज्म इज कितना। ये चार ऑप्शन दिए गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2016। तो इसमें हमसे अल्फा हैज़ मिनिमम एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है, थीटा पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ से लाइट रे आ रही है। अल्फ़ा की मिनिमम 45 डिग्री के लिए अगर आप देख रहे हैं, 45 डिग्री के लिए आप देख रहे हैं कि TIR हो रहा है मिनिमम 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं किसी कोई जनरल रिफ्रैक्शन कराऊँ तो रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे आ रही, तो कुछ नॉर्मल के पास जाएगी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो इस तरह से नॉर्मल होगा और यहाँ पे ये लाइट रे TIR कर जा रही, ठीक है। इसका मतलब है ये जो एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये जो एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले इन्होंने कहा कि अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू 45 है, यानी कि जब ये वाला जो एंगल है बच्चों ये 45 डिग्री है, उसके लिए यहाँ पे TIR हो रहा है। अगर हम देखें कि अल्फ़ा को बढ़ाने घटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो तुम अल्फ़ा की वैल्यू को अगर हम कम करते चले जाएंगे, अल्फ़ा कम करेंगे तो उससे ये एंगल कम हो जाएगा। अगर ये एंगल कम हो जाएगा तो ये नॉर्मल 90 है, तो ये ओवरऑल ये एंगल कम हो जाएगा। ये एंगल कम होगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा और उससे ये एंगल कम हो जाएगा। तो ये एंगल कम हो जाएगा तो इसकी टेंडेंसी क्रिटिकल से कम होने की होगी। तो अगर TIR हो रहा होगा तो हो सकता है TIR ना हो, यानी अल्फ़ा को एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ा को घटाने से एक टाइम ऐसा आएगा जब TIR होना बंद हो जाएगा और वो टाइम तब होगा जब ये वैल्यू क्रिटिकल से छोटी हो जाएगी। तो चूंकि इन्होंने लिमिटिंग कंडीशन पे 45 डिग्री दिया है तो हम लोग लिमिटिंग कंडीशन पे डायग्राम बनाएंगे, यानी कि जब ये 45 डिग्री होगा बच्चों तो ये जस्ट TIR कर रहा होगा, तो वी कैन से दिस एंगल इज़ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R मान लेता हूँ यहाँ पे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R। तो ये 1/√2 आएगा और ये 1/√2 आएगा, इट इज़ साइन R। तो यहाँ से साइन R की वैल्यू 1/2 आ रही है और R की वैल्यू आ रही 30 डिग्री। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अच्छा, जब ये जस्ट TIR कर रहा होगा या ये मान लो जस्ट ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो रहा होगा लिमिटिंग कंडीशन में, तो दिस एंगल इज़ योर क्रिटिकल एंगल, है ना। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो ये होती है म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ये एयर और √2 है, तो 1/√2। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये मिनिमम कंडीशन पे जब यहाँ TIR कर रहा होगा तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री बच्चों आया एंगल, तो ये जो एंगल होगा ये वाला भी 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब ये 30 डिग्री आ गया, तो इस ट्राइंगल में हम अगर ज्योमेट्री लगा दें तो तीनों एंगल का सम थीटा प्लस 120 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और R की वैल्यू 30 डिग्री आई है, प्लस 45 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 165 है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 माइनस 165, तो थीटा इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर।
ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो सिमिलरली एक और हम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम प्रिज्म पे लेंगे। ये प्रॉब्लम बच्चों जेईई एडवांस 2015 का प्रॉब्लम है। देख लेते हैं इस प्रॉब्लम में क्या है। तो एक प्रिज्म दी गई है, क्वेश्चन लिखा है ए मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस। यहाँ पे 60 डिग्री पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ऑल एंगल्स विल बी 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया गया है एंड इमर्जेस फ्रॉम द ऑपोजिट फेस मेकिंग एन एंगल थीटा एज ए फंक्शन ऑफ n। यानी अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो जो एंगल है ऑफ कोर्स चेंज होता रहेगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड भी है। तो इसीलिए n को चेंज करने पे थीटा चेंज होगा, मतलब थीटा जो होगा वो एक n का फंक्शन होगा इफ़ n इज़ ए वेरिएबल विद द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है फिगर। ठीक है, तो इन्होंने n की वैल्यू √3 पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी एक पर्टिकुलर n पे एंगल ऑफ इमर्जेंस दिया गया है। तो d थीटा बाई डी एन की वैल्यू बतानी है फॉर द सेम डेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये d थीटा बाई डी टी m दिया गया है। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन 2015 जेईई एडवांस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से अप्रोच करना है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहले तो हम d थीटा बाई n, तो चलिए कुछ बेसिक फर्स्ट सरफेस पे अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें और फर्स्ट एंगल जो होगा, ये एंगल है जो फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसे मैं r कह देता हूँ। तो जो सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 60 माइनस r होगा, क्योंकि आप जानते हो r1 प्लस r2 जो होता है वो a होता है। तो फर्स्ट एंगल अगर r है तो r2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 60 माइनस r। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट सरफेस पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो ये आएगा 1 साइन i। चूँकि ये एंगल फिक्स है बेटा तो इसे मैं 1 साइन 60 इज इक्वल टू लिख देता हूँ n साइन r। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड सरफेस पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे सेकेंड सरफेस पे, तो इस सरफेस पे n से 1 में जा रही है, तो सेकेंड सरफेस पे जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ बच्चों आएगा, क्या आएगा, ये आएगा n साइन 60 माइनस r इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये दो इक्वेशन हमें बन गई। तो हमें d थीटा बाई डी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं n के रिलेटिव में तो नो डाउट हमें d थीटा बाई डी एन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका n के रिलेटिव में करेंगे तो n का डिफरेंशिएशन 1 है, तो साइन 60 माइनस r फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 60 माइनस r इंटू डी आर बाई डी एन, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक माइनस साइन भी आएगा तो -1 और लिख लेते हैं, इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एन। ठीक है ना। अब हमसे डी थीटा बाई डी एन की वैल्यू पूछी गई है। थीटा की वैल्यू उस पर्टिकुलर डेटा पे, एन की वैल्यू √3 दी गई है उस पर्टिकुलर डेटा पे, है ना, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है प्रॉब्लम में। तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू पे n की वैल्यू √3 है तो हम r की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और थीटा भी हमें गिवन है और d थीटा बाई डी एन बताना है। बट हमें dr बाई डी एन नहीं पता है, तो dr बाई डी एन को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें कि हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लें, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लें, यहाँ पर ये हमने सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लें तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते थे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आएगा 0, n के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और साइन r रहेगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड टर्म प्लस कॉस r डी आर बाई डी एन, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट टर्म।
तो यहाँ से डी आर बाई डी एन की जो वैल्यू आएगी, डी आर बाई डी एन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, अगर आप देख रहे हैं, साइन आर अपॉन एन का कॉस आर माइनस साइन आर अपॉन एन कॉस आर, मतलब माइनस 10r डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पर हम डी आर बाई डी एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से मैं डी आर बाई डी एन इस इक्वेशन में पुट करके डी थीटा बाई डी एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इनटू कॉस थीटा है, ठीक है, दिस इज कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा है इक्वल टू क्या है, ये है साइन 60 माइनस आर और ये माइनस एन कॉस 60 माइनस आर, और डी आर बाई डी एन की वैल्यू में लिख सकता हूँ माइनस 10r डिवाइडेड बाई एन। तो n से n यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी साइन 60 माइनस आर प्लस कॉस 60 माइनस आर इंटू 10r। अब यहाँ पर हमें थीटा आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो आप देखिए कि फर्स्ट सरफेस पे अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट सरफेस पे यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, n की वैल्यू इन्होंने √3 पे बोला है कि फॉर n इक्वल टू √3, ठीक है। तो n इक्वल टू √3 पे अगर हम एंगल r निकालना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें तो n इक्वल टू √3 पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 साइन 60 इज इक्वल टू √3 साइन r, तो ये √3/2 होगा, इट इज़ √3 साइन r। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चों आएगा साइन या r की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में r 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। तो डी थीटा बाई डी एन कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 1/2, थीटा 60 डिग्री दिया गया है, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 60 माइनस आर। तो आर की वैल्यू 30 रखेंगे, साइन 30 ये 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 हो जाएगा √3/2 और tan 30 इट इज़ 1/√3, तो ये 1 हो जाएगा। तो डी थीटा बाई डी एन की वैल्यू जो आएगी इट इज़ 2। तो डी थीटा बाई डी एन की वैल्यू जो बच्चों आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कराया है, लेकिन अगर आप इस पर 2-3 इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, ठीक है। तो वी विल टेक वन मोर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और कंसीडर करेंगे हम। देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है। जेईई एडवांस 2017 में पूछी गई है। तो लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो दिया गया है फॉर एन आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल ए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया गया है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए। मिनिमम डेविएशन का जो एंगल है वो ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, एक या एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई ऑप्शन आपको डायरेक्टली हो सकता है, डी ऑप्शन पहले अप्रोच करना पड़े या सी ऑप्शन पहले अप्रोच करना पड़े। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इक्वल टू ए, द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। इन्होंने कहा जब I1 ए होगा तो प्रिज्म के अंदर जो लाइट रे जाएगी वो बेस के पैरेलल होगी, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है एट मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंट एंगल I1 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 रिलेटेड बाय द रिलेशन R1 इक्वल टू I1/2। मतलब R जो है फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो I/2 है। फिर उन्होंने कहा है फॉर दिस प्रिज्म emergent ray at second surface will be tangential to the surface when angle of incidence at the first surface is this, ठीक है। और लास्ट रिलेशन फिर इन्होंने दिया है कि फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन।
तो सबसे पहले तो कुछ जो डेटा इन्होंने दिया उसका यूज़ करके हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, पहले ये अप्रोच करते हैं। इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और मिनिमम डेविएशन भी ए है। तो चलिए यहाँ से कुछ रिलेशन हम निकालते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ए है, ठीक है, और मिनिमम डेविएशन भी है, तो डेविएशन जो होता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं आई प्लस ई माइनस ए होता है, ठीक है। अब डेविएशन मिनिमम कब होता है, तो मिनिमम डेविएशन तब होता है जब आई और ई सेम होते हैं। तो मिनिमम डेविएशन हमें दिया है ए, आई और ई सेम होंगे, इसे मैं 2i कह देता हूँ या I1 कह देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस ए। तो यहाँ से i की वैल्यू a आ जाएगी। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस a के बराबर होगा तब हमारा मिनिमम डेविएशन है, ठीक है। ये हमारा मिनिमम डेविएशन का केस है, ठीक है। चूँकि इन्होंने मिनिमम डेविएशन दे रखा है, यानी मिनिमम डेविएशन के केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊँ, ठीक है, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ, तो ये एंगल ए है, मिनिमम डेविएशन का केस है, ये एंगल ए है। तो जो फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा मिनिमम केस डेविएशन के केस में, तो सबसे पहले तो एक ऑप्शन बेटा यहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन के केस में अगर हम मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करें, तो आपने म्यू का फॉर्मूला यूज़ किया होगा। म्यू इज़ इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। इससे बहुत ही सिंपल और फेमस फार्मूला है, सब लोग समझते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये साइन डेल मिनिमम की वैल्यू ए दी है तो 2a/2 हो जाएगा, a प्लस a/2, तो साइन ए अपॉन साइन a/2। तो ऊपर लिख सकते हैं इट इज़ साइन ए अपॉन साइन a/2, इट इज़ 2 साइन a/2 कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा, तो कॉस a/2 इंटू 2, तो कॉस a/2 इज इक्वल टू म्यू बाई 2, तो a इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू में रिलेशन आएगा। तो अगर आप लास्ट ऑप्शन देखें तो a और इसमें ये 2 आ रहा है, बट यहाँ 1/2 दिया है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन करके देखते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है उसका इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू ए, द रे इनसाइड द बेस इज पैरेलल टू द, यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ए है तो रे बेस के पैरेलल होती है। जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि बेस के पैरेलल रे तब होती है जब मिनिमम डेविएशन का केस हो, और अभी हमने देखा है कि मिनिमम डेविएशन पे हमने चेक किया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है वो ए के बराबर आया है। तो अगर उस हिसाब से इस ऑप्शन को देखा जाए तो इन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ए दिया है, यानी कि ये मिनिमम डेविएशन का केस होगा। लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस के साथ साथ प्रिज्म आइसोसेलेस होनी भी ज़रूरी है। तो अगर आइसोसेलेस प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन है, तो जो लाइट रे होती है, ये लाइट रे जो होती है ये बेस के पैरेलल होती है। लेकिन बेटा यहाँ पर दो बातें हैं। अगर मैं कहूँ कि ये वाली जो साइड है, अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर, अगर मैं इसे ए बी सी प्रिज्म कह रहा हूँ और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ही ये लाइट रे पैरेलल होती है इसके। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं या ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ज़रूरी नहीं कि लाइट रे पैरेलल हो। इन्होंने इस प्रॉब्लम में ये बताया नहीं है कि कौन सी दो साइड पैरेलल हैं, इसलिए ये ऑप्शन 100% करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। हालांकि कुछ लोगों ने ए ऑप्शन भी टिक कर रखते हैं, कुछ बुक्स में ए ऑप्शन भी दिया रहता है, तो वो यही है कि अगर ये मान लीजिए कि ए बी और ए सी इक्वल हैं तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो एज़ पर माई ओपिनियन, क्योंकि ये ऑप्शन फॉर ऑलवेज करेक्ट नहीं है, तो मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट, ऐसे केस में हम इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। हालांकि जो आंसर्स दिए थे वो इस क्वेश्चन में दोनों आंसर सही माने गए। जिन्होंने ए कंसीडर किया था वो भी काउंट किया गया और जिन्होंने कंसीडर नहीं किया था। तो आप अगर ये टिक कर रहे हैं इसका मतलब आप ये दो साइड इक्वल मान रहे हैं, ये वाली दो साइड, और अगर इन दोनों में से कोई इक्वल है या इन दोनों में इक्वल है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि आपको एक लेना है कि नहीं लेना। बी ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। तो एट मिनिमम डेविएशन इंसिडेंट एंगल I1 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 एट द फर्स्ट सरफेस आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। तो अब म्यू की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो फर्स्ट सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं
तो यहाँ पर फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। वन मिनिमम डेविएशन में एंगल क्या आया है, एंगल ए के बराबर आया, 1 साइन ए इक्वल टू म्यू साइन R1, ठीक है। तो ये आई है, ये R1 है, तो R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये है 2 साइन A/2 कॉस A/2 और म्यू की वैल्यू है 2 कॉस A/2। म्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग, आप देख सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू ये 2 कॉस A/2 है इनटू साइन R1। तो 2 कॉस A/2 से 2 कॉस A/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन R1 इज इक्वल टू साइन A/2 और 0 से 90 के बीच के एंगल्स हैं, तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू A/2 यानी कि I1/2, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो बी ऑप्शन है फिर हमारा कैसा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट, डिपेंड करेगा कौन सी दो साइड इक्वल है। डी रॉन्ग हो गया, बी करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन और देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि जो लाइट रे है वो सेकेंड सरफेस पे ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा, टेंजेंशियल सरफेस होगी, टेंजेंशियल। तो अगर आपको याद हो कि टेंजेंशियल कब होती है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो टेंजेंशियल मैक्सिमम डेविएशन के केस में होती है। कोई भी लाइट रे जब यहाँ से मिनिमम एंगल पे जाती है, हम लोगों ने मैक्सिमम डेविएशन डिस्कस किया था, तो ये लाइट रे यहाँ से जो जाती है वो ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन पे जाती है। अब इन्होंने कहा है कि फॉर दिस प्रिज्म एमर्जेंट रे एट सेकेंड सरफेस विल बी टेंजेंशियल टू दिस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट सरफेस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट सरफेस पे इतना होगा। तो ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये जो एंगल है ये ए है, तो यहाँ पे सिंपल ये वाला एंगल थीटा सी होगा और ये वाला एंगल R1 होगा, या R2 की वैल्यू थीटा सी होगी बेटा। तो जो R1 की वैल्यू होगी वो A माइनस थीटा सी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दूँ तो इसे मैं I मिनिमम कह देता हूँ। तो 1 साइन I मिनिमम इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो साइन I मिनिमम इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो म्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कॉस A/2, ठीक है, या इसे मैं लिख देता हूँ साइन A माइनस क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं साइन I म्यू है 2 कॉस A/2 और ये है साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/μ, ठीक है ना। तो या फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, 2 कॉस A/2 रहने दीजिए और यहाँ पर इसको साइन A माइनस थीटा सी को लिख सकते हैं साइन A कॉस थीटा सी माइनस कॉस A साइन थीटा सी, है ना। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे